नमस्कार, विंध्य टाइम्स में आपका स्वागत है। नवंबर का वो आज का ही दिन था जब कि एक पूरे राज्य विंध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया था। अपने राज्य को लेकर, यहाँ की राजधानी को लेकर, यहाँ के लोगों के मन में हमेशा से एक टीस रही है। जब भी 1 नवंबर का दिन आता है, विंध्य प्रदेश के लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कम से कम एक बार इस विषय पर जरूर सोचते हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ला सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप हमेशा से ही विंध्य के सरोकारों के साथ रहे हैं। विंध्य प्रदेश के जितने भी लोग चिंतन मनन में व्यस्त थे, मौजूद थे, उनके साथ आपका उठना बैठना रहा है। आपने विंध्य प्रदेश के लिए एक पुनरोदय का संघर्ष नामक एक किताब भी लिखी है और हमेशा से ही, चाहे आप दिल्ली में रहें, भोपाल में रहें, आपने विंध्य की उपलब्धियों को राष्ट्रीय फलक पर लाने का कार्य किया है अपने लेखों के माध्यम से। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि विंध्य प्रदेश का अस्तित्व क्या है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को मालूम ही नहीं है कि 1952 से पहले का हमारा स्वर्णिम इतिहास कैसा था। देखिए, विंध्य प्रदेश की गठन की कहानी वैसे ही है जो कि देश के अन्य प्रांतों के गठन की कहानी है जी। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और सरदार पटेल देसी रियासतों के विलीनीकरण में के मिशन पे निकले, तो हमारे विंध्य प्रदेश में जो छोटी छोटी रियासतें थीं, रीवा एक बड़ी रियासत मानी जाती थी, लेकिन इसके अलावा जो 34 छोटी छोटी रियासतें थीं जो बुंदेलखंड में और बघेलखंड में आती थीं, तो वहाँ के इलाकेदारों ने, राजाओं ने खुद स्वयं आगे चल के भारतीय संघ के साथ खुद को विलय की घोषणा कर दी। उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई जैसे कि भोपाल के नवाब के साथ आई या जूनागढ़ के साथ आई या हैदराबाद के साथ आई। यहाँ के जो इलाकेदार या राजनेता या राजा थे, उसकी एक वजह ये थी कि इनमें से बहुत से ऐसे थे जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, बहुत ऐसे भी थे जो स्वतंत्रता संग्राम के साथ भी जुड़े हुए थे, तो इसलिए उनके लिए खुशी का विषय ही था। 1947 में के बाद वो 13 मार्च 1948 का बड़ा शुभ दिन है कि जब देश के कैबिनेट सेक्रेटरी बीपी मेनन साहब विंध्य प्रदेश आए। और उस समय नौगांव एक पॉलिटिकल रीजेंसी हुआ करती थी अंग्रेज़ों के समय में, तो नौगांव से ही बुंदेलखंड और बघेलखंड का एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेज करते थे। तो नौगांव में एक बैठक हुई और बैठक में वही 35 रियासतों के राजाओं को बुलाया गया। सभी ने सर्वसहमति से विलय होने की स्वीकृति दी और सभी की सहमति के आधार पे एक नए प्रांत का गठन हुआ जिसका नाम विंध्य प्रदेश दिया गया। विंध्य प्रदेश की उस समय की भौगोलिक स्थिति क्या थी? जैसे जनसंख्या है, यहाँ का एरिया कितना था, क्षेत्रफल कितना था, राजस्व कितना था? उस समय विंध्य प्रदेश में 8 जिले थे। रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और दतिया। उनमें से एक दतिया आज की तारीख में ग्वालियर संभाग में है। रीवा, सीधी, सतना, शहडोल तो अभी रीवा संभाग में था, लेकिन शहडोल एक अलग संभाग बन गया। 2 उसके और ज़िले बन गए, अनूपपुर और उमरिया। सीधी के एक ज़िला और उभर के सामने आ गया, सिंगरौली। तो इस तरीके के जो आज का वर्तमान संभाग और ज़िला का वो है, उस समय 8 ज़िले थे और संभाग भी एक ही था, वही एक रीवा राजधानी थी। तो इस तरीके से ये स्थिति थी। क्षेत्रफल पूरे विंध्य प्रदेश का था 24,598 मील। एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल था। इस क्षेत्रफल के कई राज्य, पूर्वोत्तर के तो लगभग सभी राज्य इस क्षेत्रफल से छोटे हैं। और यदि हम अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे बात करें तो विंध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था उससे छोटे कम से कम नहीं, यूरोप के 10 से 15 देश हैं। तो कुल मिलाकर विंध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था, एक प्रदेश के रूप में, एक प्रदेश की हैसियत से पर्याप्त था। उस समय यानी कि 1948 में विंध्य प्रदेश की जो जनसंख्या थी वो 35 लाख
69,000 थी। जी। और जो रेवेन्यू था, रेवेन्यू का जो हिस्सा था कलेक्शन का, वो 2,43,00,000 के आसपास था। तो ये स्थिति में विंध्य प्रदेश सबके सामने आया। क्षेत्रफल और जनसंख्या भी काफ़ी अच्छी थी यहाँ की। पहली सरकार कैसी बनी थी? किस पार्टी की सत्ता थी? कैसे विधायक थे? देखिए, पहली सरकार तो उस समय चुनाव हुआ नहीं था पूरे देश का। पहला जो चुनाव हुआ तो वो हुआ 1952 में। और 1952 से पहले तक, यानी कि 48 से 1952 के बीच तक विंध्य प्रदेश में एक अंतरिम सरकार गठित की गई। उस अंतरिम सरकार में भी एक बड़ा पेंच था। बुंदेलखंड के हिस्से का एक अलग मंत्रिपरिषद था और बघेलखंड के हिस्से का एक अलग मंत्रिपरिषद था। और उस समय जो राज्यपाल की हैसियत है वो राज प्रमुख की हैसियत होती थी। राज प्रमुख इन द सेंस कि रीवा के जो महाराज थे वो पूरे विंध्य प्रदेश के राज प्रमुख थे, और जो पन्ना के महाराज थे उपराज प्रमुख थे। कप्तान अवधेश प्रताप सिंह वो यहाँ के उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो कप्तान अवधेश प्रताप सिंह विंध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री थे। नर्मदा प्रसाद खरे बुंदेलखंड हिस्से के थे। तो कुल मिला के विंध्य प्रदेश के भीतर एक अंतर विरोध की शुरुआत तो हुई चुकी थी कि बुंदेलखंड भी अस्तित्व में था और बघेलखंड भी अस्तित्व में था। दोनों राजनीतिक इकाइयों के रूप में चलन थे। दो मंत्रिपरिषदें बनी हुई थी। तो एक अंतर विरोध अंतरिम सरकार में तो था। तो लेकिन इन सब के बावजूद भी पूरा विंध्य प्रदेश उत्साहित था अपने एक नए अस्तित्व को लेके, अपने नए रूप को लेके, और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, चल रहा था। हम ये जानना चाहेंगे कि अंतर्विरोध कैसा था और फिर कैसे ख़त्म हुआ ये अंतर्विरोध? ये देखिए, क्या है कि महत्वाकांक्षा की लड़ाई हमेशा क्या है, स्वाभिमान की और पहचान की लड़ाई होती है जी। तो विंध्य प्रदेश के जो दोनों घटक थे, बुंदेलखंड और बघेलखंड, इसमें से एक सर्वोच्चता की होड़ थी कि मैं ज़्यादा अहम हूँ और मैं ज़्यादा अहम हूँ। इस तरीके की एक स्पर्धा राजनीतिक रूप से शुरू हो गई। तो सरदार पटेल को लगा कि ये लोग आपस में लड़ के, अभी अभी देश आज़ाद हुआ है, अभी अभी प्रदेश नया बना है, लेकिन अभी से इनमें इस तरीके से अंतर विरोध हैं तो ये लोग तो एक प्रदेश के रूप में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो 24 अप्रैल 1949 को सरदार पटेल ने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा मांग लिया। और सरदार पटेल की योजना ये थी कि कुछ हिस्से को मध्य प्रांत के साथ मिला दिया जाए और कुछ हिस्से को उत्तर प्रदेश के साथ मिला दिया जाए। इसकी एक पूरी तैयारी हो गई और लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहाँ पे बैठा दिया। राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, प्रधानमंत्री, ये सब पद खत्म कर दिए। इसके विरोध में जब यहाँ का जो लीडरशिप है और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स, छात्रों पर समाजवाद का बड़ा असर था। उस समय लोहिया, जयप्रकाश, नरेंद्र देव, आचार्य कृपलानी, इन लोग का रीवा में आना जाना शुरू हो चुका था। सोशलिस्ट पार्टी का गठन हो चुका था। रीवा में उसका बड़ा जोर था। जितने भी छात्र हैं, जितने भी युवा हैं, सब सोशलिस्ट पार्टी के साथ जुड़ चुके थे। तो कुल मिलाकर इस पूरे आंदोलन को सोशलिस्ट पार्टी के छात्रों और युवाओं ने थाम लिया। ये आंदोलन इतना तीव्र हुआ कि एक नारा उछला कि लाठी गोली खाएंगे, विंध्य प्रदेश बचाएंगे। तो इस नारे के साथ पूरा विंध्य प्रदेश, मतलब उसमें बघेलखंड का भी हिस्सा था, उसमें बुंदेलखंड का भी हिस्सा था। जगह जगह, गांव-गांव, कस्बे, शहर, हर जगह आंदोलन हुए। और रीवा में एक बड़ा आंदोलन हुआ 2 जनवरी 1950 के दिन। इसको प्रशासन को गोली चलानी पड़ी और गंगा अजीज चिंताली नाम के 3 युवाओं का गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई। वो विंध्य प्रदेश बचाते हुए शहीद हो गए। तो इस तरीके से 1950 में 2 जनवरी 1950 में जब ये गोलीकांड, लाठीकांड, तमाम ये सब कुछ हुआ, तो इसके बाद जो केंद्र की सरकार थी उसने अपना नैतिक दायित्व भी माना और दबाव में भी आई और एक जन आक्रोश भी उभर के सामने आया। 1952 के चुनाव होने थे
तो इसलिए इस पूरे फैसले को मुलतवी कर दिया गया कि फिर आगे देखेंगे। 1952 में जब पहला आम चुनाव हुआ था तब यहाँ के विधानसभा का क्या स्वरूप था? देखिए, जो पहला विधानसभा का जो पहला चुनाव हुआ वो 2 अप्रैल 1952 को हुआ। तो विधानसभा में देखिए पूरे देश में कांग्रेस की आंधी चल रही थी, लेकिन ये विंध्य प्रदेश तब तक समाजवादी आंदोलन से तप चुका था। यहाँ पर मुख्य विपक्ष के रूप में सोशलिस्ट पार्टी थी। मध्य प्रदेश की विधानसभा 60 सदस्यों की थी और उस 60 सदस्यों में कांग्रेस के 40 विधायक चुन के आए थे, सोशलिस्ट पार्टी के 11 विधायक चुन के आए थे। और एक बड़ी और दिलचस्प बात, एक पार्टी का गठन हुआ था नेहरू जी के विरोध में, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी थी, जिसके जो अध्यक्ष हैं आचार्य कृपलानी थे और जिसके महामंत्री थे वो हारून नर्मदा सिंह थे, जो रीवा के थे। तो रीवा के हारून नर्मदा सिंह इतने कद्दावर नेता थे कि वो उस जमाने में एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। तो उनकी भी एक पार्टी बनी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, जिसका बाद में सोशलिस्ट पार्टी के साथ विलय हो गया। उसको 3 सीटें मिली थी। जनसंघ 2 सीटों पे आई थी और रामराज परिषद पहला चुनाव लड़ी थी। करपात्री महाराज ने रामराज परिषद की स्थापना की थी, तो जिसका मुख्य ध्येय था कि हम आज़ादी के बाद देश में रामराज लाएंगे। तो 2 सीटें उनको भी मिली थी और 2 निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। विंध्य प्रदेश के हिस्से में कुल 6 लोकसभा सीटें थीं और उन 6 लोकसभा सीटों में आप 2 सीटों में छोड़कर, यानी कि सीधी और शहडोल में सोशलिस्ट पार्टी या किसान मजदूर प्रजा पार्टी ये जीती थी, बाकी में कांग्रेस पार्टी की विजय हुई थी। इन सब के बावजूद भी सोशलिस्ट पार्टी का इस तरीके से उभर के आना ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय नेहरू का ऐसा करिश्मा था और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड आंधी चल रही थी। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कि सीधी और सिगरौली और शहडोल का इलाका जो देश के अत्यंत पिछड़े हुए इलाकों में से था, सीधी जिले की सभी सीटों में कांग्रेस पार्टी हार गई। सीधी और शहडोल के लोकसभा चुनाव को कांग्रेस पार्टी हार गई। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी दुनिया के लिए कि इस देश का जो सबसे पिछड़ा इलाका है उसने नेहरू के करिश्मे को और कांग्रेस पार्टी की आंधी को थाम दिया और वहाँ पे डस्टबिन पे डाल दिया। ये एक बड़ी मार्केबल बात थी। और चूँकि रीवा और विंध्य प्रदेश राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश जी, आचार्य कृपलानी, नरेंद्र देव जी, इनकी शिविर बन चुका था, तो कोई भी राजनीतिक गतिविधियाँ जब होती थी तो वो लोग यहाँ पे आ जाते थे। तो उनकी मौजूदगी का मतलब, उनके मुंह से निकले हुए शब्दों का मतलब नेहरू, क्योंकि वो नेहरू के बराबरी के नेता थे। तो रीवा शहर से जो खबरें जनरेट होती थी वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नेहरू के खिलाफ जाती थी। ये एक बड़ी रिमार्केबल बात है, जिसका आगे चल के खामियाजा भी भोगना पड़ा, वो हम चर्चा करेंगे उसकी। तो ये 5 साल लगभग सरकार चली 1952 से 1956 तक। फिर कैसी स्थितियां बनी कि इन सब के बावजूद एक अच्छी विधानसभा बन चुकी थी, पूरा प्रशासनिक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका था, फिर इसका विलय करने की ज़रूरत मध्य प्रदेश में कैसे पड़ी? बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया। हम ये तो नहीं कह सकते कि राज्य पुनर्गठन आयोग सिर्फ विंध्य प्रदेश को ख़त्म करने के लिए ही आया है। उस स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के अध्ययन के मुताबिक बहुत सारे राज्य आए, लेकिन विंध्य प्रदेश एक राज्य के रूप में स्थापित हो चुका था। वो उसकी लिटरेसी जो रिमेनिंग, मतलब मध्य प्रदेश जिसके साथ मिलाया गया बाद में, यहाँ की साक्षरता दर अच्छी थी, यहाँ प्राकृतिक संसाधन भी अच्छे थे, यहाँ का प्रशासन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। तो हुआ ये कि एक थ्योरी दी गई कि जो छोटे राज्य हैं वो छोटे राज्य सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ये एक पॉलिटिकल थ्योरी, इसके पीछे क्या मंशा थी
ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सिर्फ एक आधार रखा गया। जबकि यहाँ विंध्य प्रदेश के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे, जितने भी उस समय एकेडमिशियन थे, सभी ने अपने अपने निष्कर्ष निकाले और सरकार के सामने पेश किए। उस समय यहाँ के सांख्यिकी अधिकारी थे गोपाल प्रसाद खरे। गोपाल प्रसाद खरे ने एक इकोनॉमिक सीनियरों निकाल के सरकार के सामने रखा और उस समय उन्होंने ये बताया कि हम इकोनॉमिकली सर्वाइव कर सकते हैं। और विद्यानिवास मिश्र जी उस समय विंध्य प्रदेश के मुख्य सूचना अधिकारी थे और विंध्य भूमि, विंध्य संदेश 2-3 सरकारी पत्रिकाएं निकालते थे, उसमें विधिवत ये सब चीज़ें छपी। कोई ऐसी स्थिति बाद में अभी जब ये छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तो हिंदुस्तान टाइम्स में सुशील चंद्र वर्मा साहब, जो कि भोपाल से 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो चुके थे, उनका एक इंटरव्यू छपा था। और इंटरव्यू छपने के पीछे वजह ये थी कि सुशील चंद्र वर्मा जी जब कलेक्टर थे तो प्रोबेशन पीरियड में विंध्य प्रदेश काडर में उनको मिला हुआ था। तो उन्होंने ये इंटरव्यू में कहा कि पहले जब विंध्य प्रदेश का विलय किया गया तब ये थ्योरी दी गई कि छोटे राज्य सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब ये थ्योरी सामने आ गई कि छोटे राज्य सर्वाइव कर सकते हैं और आप छत्तीसगढ़ को अलग बनाने जा रहे हो, तो विंध्य प्रदेश का पहला हक बनता है। और उन्होंने कहा कि मैं तो चूँकि वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ, इसलिए मैं वहाँ की क्षमताओं के बारे में जानता हूँ। तो एक ये स्थिति थी। लेकिन मैं जो मूल कारण मानता हूँ वो मैं मानता हूँ समाजवादियों का उत्थान। मुझे लगता है कि सीधी में कांग्रेस पार्टी की सभी सीटों का हार जाना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट में सीधी से और शहडोल से कांग्रेस पार्टी का बुरी तरह पराजित हो जाना और ये पराजय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर बनना, ये नेहरू जी को ये अच्छा नहीं लगा। ये पूरी घटना ने उनको विचलित कर दिया। एक चक्रवर्ती सम्राट जो अपने आप को या जिनके अनुयायी मान के चल रहे हैं कि ये प्रजातांत्रिक हिंदुस्तान के एक चक्रवर्ती सम्राट की तरह हैं, जिनकी हर चीज़, जिनकी अदाएँ, हर उस पर देश मोहित था और विदेशों में जिनका नाम चल रहा था, हिंदुस्तान का एक छोटा बैकवर्ड इलाका इनको खारिज कर देता है, इनको महत्व नहीं दे रहा है। तो मुझे ये लगता है कि समाजवादियों का जो उत्थान था और ये जो इस तरीके से हार हुई, क्योंकि एक संभावना और ये व्यक्त की जा रही थी कि जो अगला चुनाव होगा, यानी कि 1957 का जो चुनाव होगा, तो उसमें विंध्य प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बनेगी। और उसी तरीके से केरल में बाद में नंबूद्रीपाद साहब की सरकार बनी, जो कि मतलब उनको केरल में और विंध्य प्रदेश दो ही जगह झटका कांग्रेस को लगा था। तो केरल में भी जैसे केरल को तो के अस्तित्व को तो नहीं मिटा पाए, लेकिन नंबूद्रीपाद की सरकार को तत्कालीन नेतृत्व ने बर्खास्त कर दिया था। तो इसके पीछे विंध्य प्रदेश के जो विलय है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण कारण मैं अब तक के अपने अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर मानता हूँ, वो यही मानता हूँ कि कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व ने समाजवादी लीडरशिप को रोकने के लिए और विंध्य प्रदेश में कहीं समाजवादियों की सरकार न बन जाए, इसको रोकने के लिए विंध्य प्रदेश के विलय को हरी झंडी दे दी और अपने बंदूक, रसूख और सत्ता और उसके नेतृत्व के दम पे विंध्य प्रदेश के अस्तित्व को ख़त्म कर दिया। उस समय से कई बार आंदोलन हुए, समय समय पर विंध्य के पुनरोदय की बात की गई। इतने लंबे समय के अंतराल के बाद भी वो पूरा क्यों नहीं हो पाया? क्या ये जन आंदोलन का रूप नहीं ले पाई, या फिर यहाँ के राजनेताओं की निष्क्रियता इतनी थी कि उस पर हावी हो गई? एक चीज़ हम बताएं जी, विंध्य प्रदेश का विलय एक बहुत बड़ा सेटबैक, जैसे किसी पहाड़ को ध्वस्त कर देना। बिल्कुल। पूरे देश में यहाँ की इंटेलिजेंसिया थी। आप मानते हो कि यही रीवा की जिला अदालत में प्रैक्टिस करने वाले JS वर्मा देश के CJI बनते हैं? यहीं जस्टिस गुरप्रसन्न सिंह यहीं की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस बनते हैं? ऐसे मेधावी जिनकी दुनिया के न्याय जगत में धाक है, यहाँ से एक एक से साहित्यकार विद्यानिवास जी और उधर बनारसी दास चतुर्वेदी जी, शंकर शेष और जितने भी यहाँ के साहित्य, संस्कृति, कला अकादमी, सबका विंध्य प्रदेश टूटने के बाद पलायन शुरू हो गया।
पलायन शुरू हो गया तो कुछ तो उत्तर प्रदेश में जाके इलाहाबाद में जम गए और बाकी एक बहुत बड़ा तबका भोपाल चला गया, एक बहुत बड़ा तबका दिल्ली निकल के चला गया। तो कुल मिला के जो मेधा की दृष्टि से जो शून्यता थी वो यहाँ पे हो गई। बची राजनीति। तो राजनीति में नेहरू जी का कद इतना बड़ा था, पटेल जी तो रहे नहीं, नेहरू जी का कद इतना बड़ा था और इसके बाद कि उनके खिलाफ रिवोल्ट करने की कोई ज़रूरत है नहीं। जो सबसे एक मुश्किल बात हुई वो समाजवादी पार्टी यानी सोशलिस्ट पार्टी के बिखर जाने की। सोशलिस्ट पार्टी के दो फाड़ हो गए। जयप्रकाश नारायण विनोबा भावे के साथ सर्वोदय आंदोलन में चले गए 1956-57 के बाद। आचार्य नरेंद्र देव जी की मौत हो गई। तो इस तरीके से सोशलिस्ट पार्टी के दो फाड़ हो गए। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एक अलग हो गई। तो समाजवादियों का आंदोलन भी यहाँ पे मंदा पड़ गया। इसके बाद समय के साथ समाजवादियों का एक बड़ा तबका कांग्रेस के साथ मिल गया। इसके बाद जो बचा था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया। जो तृतीय श्रेणी के समाजवादी नेता थे और उनका जो जनाधार था वो बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। तो कुल मिला के विंध्य प्रदेश को लेकर किसी की इधर चिंता ही नहीं हुई। लेकिन जब ये देखा गया कि भोपाल अपनी गति से अपनी रफ्तार से तरक्की कर रहा है, इंदौर अपनी रफ्तार से तरक्की कर रहा है, विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा जो कि कभी लखनऊ के, भुवनेश्वर के, पटना के बराबर हुआ करती थी, आज वो एक साधारण से ज़िले, साधारण से शहर के रूप में केंद्रित हो गया। तो इस तरीके की जो नई टीस है, इस तरीके की जो पीड़ा है, तो ये तब उभरनी शुरू हुई जब छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड और झारखंड बनने की बात जब शुरू हुई। तो ये चीज़ों को फिर से लोगों ने महसूस करना शुरू किया कि यदि ये सब कुछ हो सकता है तो हमारा विंध्य प्रदेश फिर से क्यों नहीं बन सकता। तो ये एक बात लोगों के मन में उठने लगी, अभी भी है। यही मेरा अगला सवाल यही था कि क्या ये एक राजनीतिक छलावा नहीं है कि पूरे राज्य का विलय कर दिया गया और उसकी राजधानी को मात्र एक संभाग बने रहने दिया गया, उसे प्रदेश के महानगरों की सूची से बाहर कर दिया गया। यहाँ न तो हाई कोर्ट है, न तो उसकी खंडपीठ बनाई गई, मात्र एक साधारण जिले के रूप में। क्या ये एक राजनीतिक तौर पर यहाँ की निष्क्रियता नहीं है कि यहाँ कुछ भी इसको तो हम प्रतिशोध मानते हैं जी। तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व ने प्रतिशोध लिया। क्यों? क्योंकि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो आप देखेंगे कि जितने भी बड़े क्षेत्रीय मुख्यालय थे, जैसे आप जबलपुर को देखो तो जबलपुर पहले प्रस्तावित थी मध्य प्रदेश की राजधानी, लेकिन नहीं बना तो वहाँ पे हाई कोर्ट मिल गया। बिल्कुल। वहाँ पे विद्युत मंडल का मुख्यालय मिल गया। ग्वालियर भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय राजनीतिक केंद्र था, तो ग्वालियर में रेवेन्यू का कार्यालय मिल गया, प्रदेश का रेवेन्यू का कार्यालय है। ग्वालियर में परिवहन का कार्यालय है। ग्वालियर में आपका इसका ऑडिट जिसको बोलते हैं, ये राजस्व का तो है, ये ऑडिट विभाग का भी मुख्यालय वहीं पे है। मतलब 3 से 4 ऐसे प्रदेश मुख्यालय हैं जो वहाँ को मिल गए। इंदौर में आपको वाणिज्य का मुख्यालय मिल गया, इंदौर में खंडपीठ मिल गई, इंदौर में आबकारी का मुख्यालय है, इंदौर में श्रम का मुख्यालय है। इंदौर को भी इस तरीके से प्रदेश स्तर के कई मुख्यालय मिल गए। ग्वालियर को भी खंडपीठ मिल गई हाई कोर्ट की, और इंदौर को भी खंडपीठ मिल गई। भोपाल राजधानी हो ही गया। भोपाल भेल का कारखाना खुल गया वहाँ पे। ऐसी दृष्टि से रीवा को पहली बार उपेक्षित किया गया, जबकि तय ये हुआ था कि वन विभाग का और कृषि विभाग का जो मुख्यालय है वो रीवा में खुलेगा। वन विभाग का मुख्यालय कुछ दिन तक विंध्य प्रदेश के विलय होने के बाद भी रीवा में रहा है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में विंध्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वन संपदा थी। तो ये सिद्धांततः स्थिति बनी थी कि वन विभाग का जो कार्यालय है और कृषि का कार्यालय है वो रीवा में रहेगा, लेकिन 1-2 साल बाद वो भी चला गया। तो ये सब स्थितियाँ जाती रहीं, चूँकि केंद्र में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी,
प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ के जो बड़े नेता थे वो सब कांग्रेस में जाके मिल चुके थे। तो इस तरीके की बात उठाना वो उसमें उनको डर भी लगता था कि लीडरशिप नाराज़ हो जाएगी, उनकी टिकट नहीं मिलेगी, उनकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी और प्रतिरोध की राजनीति यहाँ पे उतनी ज़्यादा रह नहीं गई थी। तो इस वजह से भी एक ये कह सकते हैं कि लीडरशिप की सहमति से भी इस क्षेत्र की उपेक्षा हुई है, क्योंकि जो प्रतिरोध करने वाली ताकतें थी वो धीरे धीरे खंडित होती गई और सत्ता के साथ जाके मिलती गई और बेचारा गरीब जनता अपने रोजी रोटी और इन सब के लिए कहीं ना कोई रोज़गार है, ना कोई कारखाना है, ना कोई जॉब है, सिंचाई के साधन उस समय तो थे नहीं, अब तो थोड़े बहुत बढ़ भी गए हैं। तो कुल मिला के अपनी विपदा, अपनी गरीबी, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी रोजी रोटी इन्हीं के लिए संघर्ष करती रही। उसको कहाँ महानगर बनने की चिंता थी, कहाँ रीवा को भोपाल के मुकाबले खड़ा करने की चिंता थी। ये काम तो नेताओं का होना चाहिए था, जो उनने नहीं निभाया। बिल्कुल। अगर विंध्य प्रदेश आज अस्तित्व में होता तो रीवा का स्वरूप या इस स्टेट का स्वरूप आप कैसा देखते हैं? मैं ये मानता हूँ कि विंध्य प्रदेश आज की तारीख में देश के, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, देश के सबसे प्रगतिशील, सबसे विकसित राज्य के रूप में स्थापित होता। उसके पीछे मैं वजह बताता हूँ। आज विंध्य प्रदेश में का जो सिगरौली का हिस्सा है वो हिंदुस्तान का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा पावर हब है। एक कॉम्प्लेक्स में 24 से 25 हज़ार मेगावाट बिजली बन रही। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ इतनी बिजली नहीं बन पा रही। इनके लिए हम सिगरौली में अपनी कोयला खदानों से इतनी बिजली बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हर जो 9वां 10वां घर है वो हमारी बिजली से रोशन हो रहा है। हमारे इसी विंध्य प्रदेश में इतना सीमेंट है कि उसकी जो पूरे देश के पैमाने में 10 या 12% योगदान है और मध्य प्रदेश में 30% से ऊपर सीमेंट के प्रोडक्शन का योगदान है। तो हर 10वां घर आप कह सकते हो मेरी सीमेंट से जुड़ा हुआ है, हर 10वां घर मेरी बिजली से रोशन है। तो जो बुनियादी विकास के लिए क्या चाहिए, आपको सीमेंट चाहिए, आपको बिजली चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या चाहिए, आपको बिजली चाहिए, आपको सीमेंट चाहिए। हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है, हमारे पास उम्दा किस्म के जंगल हैं, हमारा जो फॉरेस्ट कवरेज है वो पूरे हिंदुस्तान में सर्वश्रेष्ठ है। हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ है, आप मानते हो पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, तीन नेशनल पार्क है। हमारे पास खजुराहो जैसा वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन है, हमारे पास चित्रकूट है, हमारे पास अमरकंटक है, हमारे पास मैहर है, हमारे पास दतिया है। तो इस तरीके से टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम नंबर 1 है, नेचुरल रिसोर्स के मामले में भी हम नंबर 1 है। कनेक्टिविटी हमारी ज़बरदस्त है। कोई ये आज़ादी के बाद की सड़क नहीं है ये जो रीवा से गुजरती है, ये कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाली सड़क शेर शाह सूरी के ज़माने से है। तो नेशनल हाईवेज तो यहाँ पे मध्य युग से ही रहा, तो एक अच्छी कम्युनिकेबिलिटी है। विंध्य प्रदेश होता तो यहाँ पे रेल लाइन का और जाल बिछ जाता, 2-3 हवाई अड्डे आ जाते यहाँ पे मतलब विकास की इतनी अकूत संभावनाएं रही हैं। अब हमने हमारे पैसे से, हमारी आमदनी से, हमारे रिसोर्सेज से भोपाल की सड़कें चमकती हैं, इंदौर की सड़कें चमकती हैं और हम यहीं गड्ढे में चलते हैं, हम यहीं फुटहरे में रहते हैं, हमारे बच्चे फुटहरी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये एक अत्याचार, ये एक उपेक्षा हुई है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं खुले दिल से स्वीकार करना चाहता हूँ कि अभी इन पिछले 10-15 वर्षों में कुछ हल्की सी राहत ऐसी मिली है कि जो भोपाल का नेतृत्व है उसने रीवा के विकास और विंध्य क्षेत्र के विकास के और यहाँ के अधोसंरचना के विकास के मामले में रुचि ली है। इसलिए आप देख सकते हैं कि अधोसंरचनात्मक विकास यहाँ पे हुआ है। सड़कें, शहर का स्वरूप बदल रहा है, ना सिर्फ रीवा का स्वरूप बदल रहा है, सभी शहरों में जो विंध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे सभी का स्वरूप बदल रहा है। तो वो सब चीज़ें, कुछ उद्योग कारखाने भी आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन ये गैप इतना ज़बरदस्त है। अब 70 साल के गैप को 5 साल 7 साल में हम नहीं भर सकते। हम 70 साल पीछे हैं। 70 साल हमको वो रफ्तार मिली होती जो कि भोपाल को और इंदौर को मिली हुई है, यानी कि भोपाल को मिली हुई है। आज राजधानी हम रीवा में हमको वो रफ्तार मिली हुई होती जो भोपाल को मिली है, तो हम 10 भोपाल के बराबर होते रीवा में। जी, ये बहुत बड़ी बात है।
आपके अनुसार अब क्या हो सकता है इस पुनरोदय के संघर्ष में? आपने एक किताब भी लिखी है, कितना संघर्ष हुआ है और अब इस दृष्टि में क्या हो सकता है कि विंध्य प्रदेश का पुनः एक उदय हो? देखिए क्या है, अब तो ये थ्योरी स्थापित हो गई है कि छोटे राज्य सर्वाइव कर सकते हैं, छोटे राज्य तेजी से विकास कर सकते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ ने एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है, हर क्षेत्र में इन्हें विकास के नए प्रतिमान गढ़े हैं। उत्तराखंड भी बहुत अच्छे तरीके से तरक्की कर रहा है। तो विंध्य प्रदेश एक राजनीतिक, एक जियोपॉलिटिकल यूनिट के रूप में पहले से रहा है। तो विंध्य प्रदेश को फिर उसी रूप में स्थापित कर देने में मुझे कहीं कोई हर्ज नहीं लगता है। विंध्य प्रदेश का जो गठन का है तो एक संकल्प भी आ चुका है। 10 मार्च 2000 को मध्य प्रदेश की विधानसभा में विंध्य प्रदेश के पुनरोदय का एक अशासकीय संकल्प सर्वसम्मत से पारित हो चुका है। विधायक श्री शिवमोहन सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा था, रमाकांत तिवारी जी ने इसका समर्थन किया था और पूरे सदन ने ध्वनिमत से, पूरे सदन ने सर्वसम्मति से इस संकल्प को पारित किया था कि विंध्य प्रदेश का पुनरोदय होना चाहिए। इसके बाद 27 मार्च 2000 को भोपाल में विंध्य प्रदेश को लेकर एक अधिवेशन भी हुआ था, जिसमें लोग सवाल उठाते हैं कि बुंदेलखंड के लोग क्या इसके साथ जुड़ेंगे। तो उस 27 मार्च 2000 के अधिवेशन में करीब 15 से ज़्यादा विधायक और भूतपूर्व विधायक बुंदेलखंड हिस्से के थे, जिन्होंने इस बात पे सहमति, जिसमें लक्ष्मी नारायण नायक जैसे लोग थे, जिसमें मगन लाल गोयल थे, जिसमें दतिया के राजेंद्र भारती थे, जिसमें कैप्टन जयपाल सिंह थे, जिसमें छतरपुर के विधायक उमेश शुक्ला थे। तो ये लोग कभी कभी ये उठाते हैं कि बुंदेलखंड हिस्से के लोग आपसे नहीं मिलेंगे। तो उस पूरे अधिवेशन में पन्ना से थे, दतिया से थे, टीकमगढ़ से थे, छतरपुर से थे, सभी लोगों ने सर्वसम्मत से, सर्वसहमति से विंध्य प्रदेश के उसी पुराने स्वरूप को लाने पर इच्छा व्यक्त की है। तो एक ये प्रस्ताव जो अशासकीय संकल्प के रूप में केंद्र सरकार के सामने भेजा गया था, वो अभी उस पर विचार करने के लिए निर्णय लंबित है। यदि सरकार चाहे और ये चाहे, ये महसूस करे कि इस क्षेत्र का विकास हो सकता है, इसको भी, इस क्षेत्र को भी देश की ज़रूरत है, इसको भी देश की मुख्यधारा में लाया जाना चाहिए, तो केंद्र सरकार को इस दिशा में पहल करनी होगी, राज्य सरकार को इस दिशा में सोचनी होगी। देखिए क्या होता है कि आज शांत है, आज बड़े नेता इससे जुड़े नहीं हैं, आज तोड़ फोड़ और नाकेबंदी, आर्थिक नाकेबंदी जैसी कोई चीज़ें नहीं हो रही। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के दिलों से विंध्य प्रदेश की भावना निकल गई है। एक छोटी सी जो तिनगी है, एक छोटी सी जो चिंगारी है ना, वो तोप को फायर करने के लिए पर्याप्त होती है। तो वो छोटी छोटी चिंगारी लोगों के दिलों में है, ऐसा मैं मानता हूँ। और एक दिन वो धीरे धीरे जो चिंगारी है वो ज्वाला में भी बदल सकती है। और फिर जो रूप छत्तीसगढ़ में आपने देखा, जो उत्तराखंड में देखा, जो झारखंड में देखा, यदि सरकारों को, यदि नेतृत्व को यही अपेक्षा है कि यहाँ भी इस तरीके से कोई उग्र आंदोलन हो, कुछ इस तरीके से आर्थिक नाकेबंदी हो, कुछ इस तरीके से अलगाववाद की बातें हों, तो समय काल के साथ वो भी धीरे धीरे प्रकट होने लगेंगी। कोई रोक नहीं पाएगा। हम भी चाहेंगे, लाख रोक नहीं पाएंगे, सरकारें भी चाहेंगी, लाख रोक नहीं पाएंगी। ये तो भावनाओं से जुड़ा हुआ मसला है। जब भावनाएं सब एक हो जाएंगी, भावनाएं जब आहत होंगी और आहत भावनाएं एक होकर जब प्रस्फुटित होंगी, तो फिर वो किसी के रोके नहीं रुकेंगी। फिर जिस तरीके से झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड बना है, तेलंगाना बना है, वैसे ही विंध्य प्रदेश भी बन के रहेगा। बहुत अच्छी जानकारियाँ दी सर आपने। भले ही विंध्य प्रदेश में अभी चिंगारी हो, लेकिन प्रदेश सरकार या राज्य सरकार को सोचना होगा कि इस क्षेत्र में 70 सालों से जो उपेक्षा की गई है इस क्षेत्र की, उसको अब भरने का काम किया जाए और यहाँ की भावनाओं को, जनभावनाओं का ख्याल करते हुए इसे फिर से उदय करने की कोशिश की जाए। बहुत अच्छी जानकारी दी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी संबंध में आगे किसी और विषय पर आपसे बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।